नमस्कार। मुख्यमंत्री अभ्युदय निःशुल्क कोचिंग योजना में आप सबका पुनः एक बार स्वागत है। आज हम फिजिकल केमिस्ट्री का नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उसका नाम है सॉल्यूशन। ये नीट और जेई के विद्यार्थियों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इससे काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं कंपटीशन में, तो इसको हम लोगों को बहुत ध्यान से, बहुत मेहनत के साथ पढ़ना है और बहुत आसान है, बहुत आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। आपने इसको 9th में पढ़ा होगा, 10th में पढ़ा होगा, 11th और 12th लगातार पढ़ते आप चले आए हैं। तो देखिए, सबसे पहले नंबर पे हम लोगों को समझना होगा कि सॉल्यूशन क्या है। तो सॉल्यूशन जैसा कि किताबों में लिखा है, आप लोग हाई स्कूल से, इंटर से सब पढ़ के आए हैं कि जब दो या दो से अधिक कंपोनेंट को एक दूसरे के साथ मिलाया जाए और होमोजीनियस मिक्सचर बन जाए तो होमोजीनियस मिक्सचर को कहा जाता है सॉल्यूशन। तो ए सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more कंपोनेंट्स विच आर केमिकली नॉन रिएक्टिंग। जो केमिकली एक दूसरे के साथ रिएक्शन ना करते हों, उनका अगर सॉल्यूशन बनाया जाए, दोनों को एक साथ मिलाया जाए, तो जो होमोजीनियस मिक्सचर बनता है, दैट होमोजीनियस मिक्सचर इज नोन एज द सॉल्यूशन। तो अगर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेज whose composition कैन बी वेरीड विद इन सर्टेन लिमिट। तो अगर लिखना हो तो कैसे हम लिखें? तो देखिए भाई, सॉल्यूशन को पहले समझिए। सॉल्यूशन ये है कि मान लीजिए कि हमने शुगर है, यहाँ पर शुगर के पार्टिकल हैं, ये शुगर कहलाता, हमने सुक्रोज लिया शुगर और इसको हमने वाटर में डिजॉल्व कर दिया। कहाँ डिजॉल्व कर दिया? वाटर में डिजॉल्व कर दिया। तो शुगर को हमने वाटर में डिजॉल्व किया तो जो ये सॉल्यूशन बना, ये होमोजीनियस अगर सॉल्यूशन है, कैसा सॉल्यूशन है? होमोजीनियस। तो हम कहेंगे कि यह सॉल्यूशन है। अगर ये मिक्सचर होमोजीनियस मिक्सचर है तो हम कहेंगे कि होमोजीनियस मिक्सचर सॉल्यूशन कहलाएगा। तो इसका मतलब कि अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सॉल्यूशन, तो आप कहेंगे द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more कंपोनेंट्स आर नोन एज द सॉल्यूशन। द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more कंपोनेंट्स इज नोन एज द सॉल्यूशन। तो इस तरीके से, लेकिन थोड़ा स्पेसिफाई करिए, साइंटिफिकली थोड़ा उसको और अच्छे ढंग से एक्सप्रेस करिए कि ए सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more केमिकली नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट्स। केमिकली नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट्स मतलब कि ये जो वाटर है और ये सुक्रोज जो है, दोनों का केमिकली रिएक्शन आपस में नहीं होना चाहिए और ये सॉल्यूशन होमोजीनियस होना चाहिए। तो ऐसे मिक्सचर को हम लोग कहेंगे सॉल्यूशन। तो अगर कोई आपसे पूछे तो कैसे लिखेंगे? ए सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more केमिकली नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट्स सब्सटेंसेज whose composition can be varied within a certain limit। तो लिखिए डबल इनवर्टेड कामा में ए सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ A solution is a homogeneous mixture. A solution is a homogeneous mixture of 2 or more chemically non-reacting substances. Chemically non-reacting substances whose composition उस सॉल्यूशन का कंपोजिशन जिसमें दो कंपोनेंट हैं, whose composition can be varied within certain limits, within certain limits। तो देखिए भाई, हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया और यहाँ डबल इनवर्टेड कामा क्लोज। तो आपको दो चीज़ों पर सर्किल बनाना है, एक तो होमोजीनियस पर और दूसरे नंबर पर नॉन रिएक्टिंग पर, क्योंकि यही दो वर्ड जब सॉल्यूशन की आप डिफिनीशन दें तो यही दो वर्ड आपके समझ में आना चाहिए कि एक सॉल्यूशन, एक मिक्सचर, ऐसा मिक्सचर जो कि होमोजीनियस हो और जिसमें उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ कोई केमिकल रिएक्शन ना करें। तो इसका मतलब
हम ये कह सकते हैं कि एक सॉल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर होता है दो या दो से अधिक कंपोनेंट का, जो केमिकली नॉन रिएक्टिंग हो और जिनका कंपोजिशन, जो दो कंपोनेंट हैं उसमें, उनका कंपोजिशन कैन बी वेरीड विद ए सर्टेन लिमिट। आर करके कैसे लिखा जा सकता है, एक लाइन में कैसे लिखा जा सकता है? आप अगर ये भी लिख देंगे कि द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू आर मोर कंपोनेंट्स इज नोन एज द सॉल्यूशन। ए होमोजेनियस लिखिए, ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ a homogeneous mixture of two or more components, a homogeneous mixture of two or more components, a homogeneous mixture of two or more components is known as solution। तो एग्जाम्पल भाई बताइए, एग्जाम्पल गर्मियों के दिन में हम बहुत बनाते हैं शरबत, हम सुक्रोज को वाटर में डिजॉल्व करते हैं ना, हम सुक्रोज को वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो जो मिक्सचर बनता है यही तो क्या कहलाता है, शरबत कहलाता है भाई। तो पहला एग्जाम्पल सुक्रोज या सुक्रोज इन वाटर, SUCROSE, सुक्रोज इन वाटर। सुक्रोज माने क्या? सुक्रोज माने चीनी, जानते होंगे भाई जो हमारे हिंदी माध्यम से बच्चे जुड़े हुए हैं, सुक्रोज माने चीनी, और इसका जो फार्मूला है C12H22O11, सुक्रोज इन वाटर। दूसरे नंबर पर अगर दूसरा एग्जांपल हम दें, एथिल एल्कोहल इन वाटर, एथिल एल्कोहल इन वाटर, एथिल एल्कोहल इन वाटर। एथिल एल्कोहल का फार्मूला CH3CH2OH और यहाँ पर क्या H2O। ओके, तो इस तरीके से भाई सॉल्यूशन को हम लोगों ने डिफाइन किया कि एक ऐसा होमोजेनियस मिक्सचर जिसके सारे पॉइंट पर फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम हो, ऐसे मिक्सचर को हम कहेंगे होमोजेनियस मिक्सचर। तो होमोजेनियस मिक्सचर दो या दो से अधिक कंपोनेंट का, और वो कंपोनेंट आपस में केमिकली रिएक्शन ना करते हों, तो ऐसे मिक्सचर को कहा जाता है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू आर मोर कंपोनेंट्स, दो या दो से अधिक कंपोनेंट का जो होमोजेनियस मिक्सचर होता है, दैट इज नोन एज द सॉल्यूशन। तो इस तरीके से भाई हमने डिफाइन कर लिया, उसका एग्जाम्पल भी दिया कि चीनी को अगर हम पानी में घोलें, नमक को हम पानी में घोलें, तो जो मिक्सचर बनता है दैट मिक्सचर इज द सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि वो होमोजेनियस होता है। तो अब हम लोग होमोजेनियस शब्द पर आके अपने आप को कंसंट्रेट करेंगे कि होमोजेनियस आपने लिखा था ना, तो अब आप हेडिंग डाल दीजिए छोटी सी, होमोजेनियस, HOMOGENOS। होमोजेनियस का मतलब क्या है? जैसे मैंने कहा, ऐसे एक फिगर बना लीजिए, आप ऐसे फिगर बना लीजिए और यहाँ पर आप कोई सॉल्वेंट वाटर ले लीजिए, ये यहाँ पर वाटर ले लीजिए और इसमें डिजॉल्व किसको कर रहे हैं? इसमें डिजॉल्व किसको कर रहे हैं? इसमें डिजॉल्व कर रहे हैं सुक्रोज को, SUCROS, इसको डिजॉल्व कर रहे हैं ना इसमें। तो इसको आपने डिजॉल्व कर दिया, तो ये होमोजेनियस मिक्सचर अगर बना तो इसकी क्या क्या विशेषताएं होंगी? होमोजेनियस का मतलब क्या है? तो देखिए भाई, पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, होमोजेनियस का मतलब क्या है कि अगर हम इस सॉल्यूशन के कई पॉइंट लें, A पॉइंट लें, B पॉइंट लें, C पॉइंट लें, D पॉइंट लें, और इन सारे पॉइंट पर इस सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी सेम हो, मतलब इस पॉइंट पर जो इसकी प्रॉपर्टी हो उसी प्रॉपर्टी को यहाँ पर रिपीट करें, यहाँ भी वही प्रॉपर्टी हो, यहाँ भी वही प्रॉपर्टी हो। मतलब जहाँ पर अगर डेंसिटी यहाँ पर x है तो यहाँ भी डेंसिटी x हो, यहाँ भी डेंसिटी x हो, यहाँ भी डेंसिटी x हो। मतलब सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज हर जगह क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। मतलब यहाँ जो प्रॉपर्टी है वो, यहाँ जो कंपोजिशन है वो, यहाँ प्रॉपर्टी और कंपोजिशन, यहाँ प्रॉपर्टी और कंपोजिशन, यहाँ प्रॉपर्टी और कंपोजिशन मस्ट बी सेम। तो अगर कोई आपसे पूछे कि भाई ये होमोजीनियस क्या है, तो होमोजीनियस कह दीजिए कि भाई उस सॉल्यूशन के हर एक बिंदु पर, हर एक पॉइंट पर फिजिकल प्रॉपर्टीज और कंपोजिशन सेम हो। यहाँ पर चेक करें, यहाँ पर चेक करें, किसी भी पॉइंट पर आप चेक करें तो सॉल्यूशन की फिजिकल प्रॉपर्टी और कंपोजिशन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो हम कहेंगे
कि ऑल द फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन मस्ट बी सेम। तो यहां पर लिख लीजिए कि ऑल द फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड पहला पॉइंट क्या है, ऑल द फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन रिमेन्स सेम, हर एक बिंदु पे रिमेन्स सेम एट ईच पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। सेकेंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अगर होमोजीनियस आपने कह दिया तो आपके दिमाग में फिगर बनना चाहिए कि जैसे आपने एक ये बेजल है, बेजल में आपने सोल्यूशन लिया तो आप समझ जाएंगे कि किसी भी पॉइंट पर अगर हम चेक करें थोड़ा थोड़ा सोल्यूशन लेके तो हर एक बिंदु पर उसका कंपोजिशन और उसकी प्रॉपर्टी सेम आनी ही आनी है, वो चेंज नहीं होगी। अगर चेंज हो गई तो होमोजीनियस नहीं है, और अगर सेम हो गई तो वो होमोजीनियस कहलाएगा। सेकेंड नंबर पे इनके जो पार्टिकल्स हैं, इनके जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, इनके जो कंपोनेंट्स हैं, मान लीजिए कि ये सब कंपोनेंट है, एक दो कंपोनेंट हैं, ये कंपोनेंट इसके पार्टिकल सेपरेट ना किए जा सकें, किसी भी माध्यम से इनके पार्टिकल का सेपरेशन संभव नहीं है। कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द मिक्सचर कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय एनी ऑफ द फिजिकल टेक्निक मेथड सच एज फिल्ट्रेशन, सच एज सेटलिंग तो या सेंट्रीफ्यूगेशन। तो इसका मतलब कि अगर कोई भी सोल्यूशन होमोजीनियस है तो उसके प्रत्येक पॉइंट पर, उसके हर एक बिंदु पर उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और कंपोजिशन क्या होगा, सेम होगा। और दूसरे नंबर पर इनके पार्टिकल को, इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, सोल्यूशन के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जिनसे मिलकर ये बना है, उनको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द होमोजीनियस मिक्सचर कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय एनी ऑफ द फिजिकल मेथड। सेकेंड पॉइंट constituents of the homogeneous mixture cannot be separated by any of the physical method, by any of the physical methods, methods such as जैसे फिजिकल मेथड क्या है, फिल्ट्रेशन, FILTERATI फिल्ट्रेशन। दूसरा मेथड सेटलिंग, SETTLING सेटलिंग या सेंट्रीफ्यूगेशन। किसी भी मेथड से आप उनके, तो यहाँ पर अंडरलाइन करना है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय एनी ऑफ द फिजिकल मेथड। किसी भी फिजिकल मेथड जैसे सेटलिंग है, जैसे सेंट्रीफ्यूगेशन है, फिल्ट्रेशन है, किसी भी मेथड से आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते, जितने भी इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स इसको सेपरेट नहीं कर सकते। और तीसरा महत्वपूर्ण जो बात है कि किसी भी सोल्यूशन को अगर होमोजीनियस कह दिया हमने, अगर होमोजीनियस है तो इसका मतलब ये दोनों पॉइंट फॉलो करेगा। और एक तीसरा पॉइंट जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो भी उसको फॉलो करना है, वो ये है कि इसके जितने भी पार्टिकल हैं वो मॉलिक्यूलर फॉर्म के डायमीटर को फॉलो करना चाहिए। मतलब उसकी जो साइज होनी चाहिए वो 10⁻⁹ मीटर इन ऑल द पार्टिकल्स आर ऑफ द मॉलिक्यूलर साइज दैट इज अप टू 10⁻⁹ मीटर होनी चाहिए ऑल द पार्टिकल्स। थर्ड पॉइंट, all the particles PARTICL, all the particles of the mixture follow the particle size, follow the molecular size that is up to
दैट इज अप टू 10 की पावर माइनस 9 मीटर, 10 की पावर माइनस 9 मीटर डायामीटर, DAA 10 पावर, ये डायामीटर है भाई, मतलब मॉलिक्यूलर साइज उसकी 10 की पावर माइनस 9 मीटर होनी चाहिए जो भी उसके पार्टिकल है। तो अगर कोई भी सोल्यूशन होमोजीनियस अगर आपने कह दिया तो उसमें 3 बातें होंगी। पहले नंबर पर तो इसके सारे पॉइंट पर इसके कंपोजिशन और फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी। दूसरी बात ये होगी कि आप इसके कंपोजिशन को, इसके कंपोनेंट को सेपरेट नहीं कर सकते किसी भी मेथड से। तीसरे नंबर पर इसके जो पार्टिकल हैं इनकी साइज 10 की पावर माइनस 9 मीटर होनी चाहिए। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये देखा कि कोई भी सोल्यूशन अगर होमोजीनियस कहलाएगा तो उसमें 3 बातें होंगी। पहले नंबर पर कंपोजिशन और फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होना चाहिए। दूसरे नंबर पर उसको सेपरेट नहीं किया जा सकता उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को। तीसरे नंबर पर उनके पार्टिकल मॉलिक्यूलर साइज रेंज में होते हैं, 10 की पावर माइनस 9 डायमीटर रेंज में होते हैं। और इसके बाद देखिए भाई, हम लोग सोल्यूशन पढ़ रहे हैं, तो सोल्यूशन कैसे बनता है? आपने कहा कि सर सुक्रोज माने चीनी को अगर हम वाटर में डिजॉल्व कर दें तो वो सोल्यूशन बन जाता है। तो आपने जो चीनी डिजॉल्व किया वो सॉल्यूट है, और जिस पानी में आपने डिजॉल्व किया, जिस सॉल्वेंट में आपने डिजॉल्व किया, जिस मीडियम में आपने डिजॉल्व किया वो सॉल्वेंट होता है। इसका मतलब सोल्यूशन 2 चीज़ों से मिलकर बनता है, सॉल्यूट से और सॉल्वेंट से। तो लिखिए कि इसका मतलब नोट करके लिखिए, यहीं पर नोट करके लिखा जाए, नोट करके लिखा जाए कि अगर हम सॉल्यूट को मिलाएं किसके साथ में, सॉल्वेंट के साथ में, तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को एक दूसरे के साथ मिक्स किया जाता है तो वही सॉल्यूशन बनता है। अब हम डिफाइन करेंगे सॉल्यूट क्या है, अब हम डिफाइन करेंगे सॉल्वेंट क्या है। भाई आप लोगों ने इंटरमीडिएट में पढ़ा है, लेकिन आज फिर से जो बेसिक चीज़ें आप नहीं पढ़ पाए थे, जो कमियां रह गई थी, उसको आज हम लोग रिवाइज करेंगे, क्योंकि इसी के बाद आप लोगों को कंपटीशन बीट करके आगे निकल जाना है। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए सॉल्यूट। फर्स्ट हेडिंग सॉल्यूट, SOLUTE सॉल्यूट। तो देखिए भाई, हमने आपको बताया कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब मिलते हैं तो सॉल्यूशन बनता है। बहुत हार्ड और फास्ट डिफिनीशन इसकी नहीं है, बहुत हार्ड और फास्ट लाइन डिफिनीशन की इसकी नहीं दी गई है सॉल्यूट की, लेकिन ये जनरली कहा जाता है कि किसी भी सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट कम मात्रा में होता है दैट इज नोन एज द सॉल्यूट। तो अगर हम कहें चीनी को पानी में डिजॉल्व किया गया तो चीनी सॉल्यूट है, क्योंकि वो कम मात्रा में होता है, और पानी जो कि सॉल्वेंट है वो ज़्यादा मात्रा में होता है तो वो सॉल्वेंट है। तो इसका मतलब कि हम लिख सकते हैं कि द सब्सटेंस प्रेजेंट इन स्मॉलर अमाउंट इन ए सॉल्यूशन इज नोन एज द सॉल्यूट। द सब्सटेंस लिख लीजिए सॉल्यूट में, द सब्सटेंस प्रेजेंट इन the substance present in smaller amount, the substance present in smaller amount in the solution is known as solute, is known as solute। उसको solute कहा जाता है। the substance present in the smaller amount in the solution is known as solute। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पर भाई बताइए, उदाहरण के तौर पर अगर हम साल्ट को, नमक को साल्ट प्लस वाटर करें, साल्ट प्लस वाटर मतलब कहने का कि ये कोई हमारे पास वेजल है और इस वेजल में क्या रखा गया है, वाटर रखा गया है। इसमें क्या रखा गया भाई, इसमें रखा गया है वाटर, और इसमें डिजॉल्व किसको किया गया, साल्ट को, इसमें साल्ट को डिजॉल्व किया गया। तो यही साल्ट जो आपने डिजॉल्व किया यही क्या है, सॉल्यूट ना, क्योंकि स्मॉलर अमाउंट में है। सॉल्यूट क्या है, स्मॉलर अमाउंट, SMALLER, स्मॉलर अमाउंट, स्मॉलर क्वांटिटी, QUANTITY। तो किसी भी सॉल्यूशन में जो स्मॉलर क्वांटिटी में होता है उसको क्या कहा जाता है, सॉल्यूट। तो आपने लिखा कि द सब्सटेंस प्रेजेंट इन स्मॉलर अमाउंट इन द सॉल्यूशन
इज नोन एज सल्यूट। फॉर एग्जाम्पल आप नोट कर लीजिए। इसके बाद दूसरी बात कौन सी आती है भाई, सल्यूट के बाद सॉल्वेंट। हेडिंग डाल दीजिए सॉल्वेंट, SOLVENT, सॉल्वेंट। किसी भी सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट ज़्यादा मात्रा में होता है उसको हम क्या कहते हैं, सॉल्वेंट। तो कैसे लिख सकते हैं, द सब्सटेंस प्रेजेंट इन द लार्जर अमाउंट इन ए सॉल्यूशन इज नोन एज द सॉल्वेंट। भाई देखिए यहाँ पर आपने पानी ज़्यादा मात्रा में लिया था, यहाँ पर पानी आपने ज़्यादा मात्रा में लिया था। क्या आप साल्ट को 1 कुंटल साल्ट 1 लीटर पानी में डिजॉल्व करेंगे? नहीं भाई, आप 1 ग्राम 2 ग्राम साल्ट को 1 लीटर आधा लीटर पानी में डिजॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर इसकी क्वांटिटी बहुत कम है इसलिए सॉल्यूट, इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है तो ये सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट को कैसे डिफाइन करेंगे, सॉल्वेंट को ऐसे डिफाइन करिए कि द सब्सटेंस प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट इन ए सॉल्यूशन इज नोन एज द सॉल्वेंट। लिखिए डबल इंट कामा में, द सब्सटेंस SEBUS, द सब्सटेंस present in larger quantity, larger amount, the substance present in larger amount in a solution is known as solvent, is known as solvent। don't comma close। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पर भाई बताइए, ये देखिए उदाहरण के तौर पर यहाँ पर हमने क्या लिया, वाटर, ये वाटर है, और यहाँ पर हमने क्या डिज़ॉल्व किया, यहाँ पर हमने डिज़ॉल्व किया शुगर, शुगर माने चीनी, और ये क्या है वाटर। तो देखिए ये ज़्यादा मात्रा में है ना, तो ज़्यादा मात्रा में होने के नाते इसको हम क्या कहेंगे, ये सॉल्वेंट है। दिस इज द सॉल्वेंट, दिस इज द सॉल्वेंट, ओके, दिस इज द सॉल्वेंट। तो जो लार्जर क्वांटिटी में है उसको हम क्या कहेंगे, सॉल्वेंट। जो कम क्वांटिटी में है उसको हम क्या कहेंगे, सॉल्यूट। तो यहाँ पर शुगर क्या है, सॉल्यूट है, और वाटर क्या है, SOLUTE, ये सॉल्यूट है, SOLUTE, सॉल्यूट, ओके। और वाटर क्या है, सॉल्वेंट। तो दो चीज़ें हम लोगों ने डिफाइन किया, किसी भी सॉल्यूशन में जो कम मात्रा में हो, जो बहुत स्मॉल क्वांटिटी में हो उसको हम कहेंगे सॉल्यूट, और जो ज़्यादा मात्रा में हो उसको हम कहेंगे सॉल्वेंट। और अब हेडिंग डाल दीजिए बाइनरी सॉल्यूशंस, हेडिंग डाल दीजिए। अब हम लोग सॉल्यूशन समझ गए कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन, और अब हम लोग डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशन पढ़ेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन, टर्सरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन, फिर उसके बाद होमोजीनियस, इमिसिबल, मिक्सेबल, इस टाइप के सॉल्यूशन हम पढ़ेंगे। तो आप हेडिंग डाल दीजिए बाइनरी सॉल्यूशंस, हेडिंग डालिए बाइनरी सॉल्यूशंस। इसके नाम से ही स्पष्ट है बाइनरी, बाइनरी सॉल्यूशंस। बाइनरी सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन, बाइनरी माने 2, बाई माने क्या होता है भाई, बाई माने 2, 2 माने क्या, 2। तो एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें 2 कंपोनेंट हो, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें 2 कंपोनेंट हो, मतलब सॉल्वेंट और सॉल्यूट तो होना ही होना है, जिसमें एक सॉल्वेंट हो केवल और एक सॉल्यूट हो केवल, सॉल्वेंट तो होगा ही होगा तभी वो सॉल्यूशन बनेगा। क्या अकेला सॉल्यूशन कहलाएगा, नहीं। तो बाइनरी का मतलब कि एक ऐसा सॉल्यूशन इन विच 2 कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट। 2 कंपोनेंट का मतलब 1 सॉल्यूट, ओनली 1 सॉल्यूट इज प्रेजेंट। तो अगर कोई आपसे पूछे कि भाई 2 सॉल्यूशंस इन विच ओनली 2 कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट आर नोन एज द बाइनरी सॉल्यूशन, तो लिख सकते हैं दो सॉल्यूशंस, यहाँ डबल, दो सॉल्यूशंस in which those solutions in which only 2 components are present. Those solutions in which only 2 components are present. 2 components are present. Those solutions in which only 2 components are present are known as binary solution.
तो भैया एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें केवल दो कंपोनेंट हो, बाइनरी, बाई माने दो, जिसमें दो कंपोनेंट हो, बाइनरी सोल्यूशन कहलाते हैं। मतलब कहने का दैट इज ओनली वन सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन द सॉल्वेंट। भाई सॉल्वेंट तो होना ही होना है, उसमें सॉल्यूट की संख्या हम घटा बढ़ा सकते हैं। तो अगर एक सॉल्यूट हो, केवल एक सॉल्यूट हो, और सॉल्वेंट तो होना ही होना, दैट इज ओनली वन सॉल्यूट, दैट इज ओनली वन सॉल्यूट, दैट इज ओनली वन सॉल्यूट is dissolved, that is only one solute is dissolved in solution in solvent, that is only one solute is dissolved in the solvent। ये बाइनरी सोल्यूशन है। फॉर एग्जाम्पल भाई अभी अभी आपने पढ़ा, नमक को पानी में घोल दीजिए, साल्ट इन वाटर, या दूसरा सुक्रोज इन वाटर, तीसरा एथिल एल्कोहल इन वाटर, चौथा बेंजीन प्लस टॉलुइन। केवल दो कंपोनेंट हो, एक सॉल्वेंट हो, दूसरा सॉल्यूट हो, बस। तो एग्जांपल इसका बताइए। पहला एग्जांपल साल्ट प्लस वाटर, साल्ट प्लस वाटर मतलब नमक प्लस वाटर, पहला एग्जांपल। सेकेंड एग्जांपल आप क्या लिख सकते हैं, सुक्रोज, SUCROSE। भाई जो हमारे विद्यार्थी सुक्रोज का फार्मूला ना जानते हो वो लिख लें, शर्माने की कोई बात नहीं, कॉपी में नोट कर लें। C12H22O11, C12H22O11 ये सुक्रोज है, इसी को हम लोग खाते हैं, यही चीनी है, यही क्या है, चीनी है। C12H22O11 यही सुक्रोज है, यही चीनी है, C12H22O11। तो साल्ट प्लस वाटर, दूसरे नंबर पर कौन सा एग्जांपल ले लें, सुक्रोज प्लस वाटर। तीसरे नंबर पर बताइए भाई बेंजीन प्लस टॉलुइन, बेंजीन प्लस टॉलुइन। कितने लोगों को इसका स्ट्रक्चर पता है? बेंजीन का स्ट्रक्चर तो बहुत धड़ाक से बता देंगे, ये है बेंजीन का स्ट्रक्चर। और टॉलुइन का स्ट्रक्चर क्या है भाई? अरे मेथिल बेंजीन, बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 लगा दीजिए तो वही क्या है, टॉलुइन। ये बेंजीन है, दूसरा टॉलुइन है। तो आप लोगों ने बाइनरी सोल्यूशन पढ़ लिया भाई। बाइनरी सोल्यूशन का मतलब जिसमें दो कंपोनेंट है। देखिए साल्ट को वाटर दो कंपोनेंट, सुक्रोज इन वाटर दो ही कंपोनेंट, बेंजीन टॉलुइन दो कंपोनेंट। तो इस तरीके से अगर जिसमें दो कंपोनेंट हों उसको हम क्या कहेंगे? देखिए इसमें कंपोनेंट कितने हैं, कंपोनेंट की संख्या 2, इसमें कंपोनेंट की संख्या 2, इसमें कंपोनेंट की संख्या 2। ओके, अब हेडिंग डाल दीजिए बाइनरी के बाद टर्नरी सोल्यूशन, बाइनरी के बाद टर्नरी सॉल्यूशंस, TER, बाइनरी के बाद टर्नरी सॉल्यूशन, TERNARY, टर्नरी सॉल्यूशंस, TERNARY, टर्नरी सॉल्यूशंस। तो देखिए भाई टर्नरी सॉल्यूशन का मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन, टर माने 3, कितने कंपोजिशन हो, कंपोनेंट हो, 3 कंपोनेंट्स, कितने कंपोनेंट, 3 कंपोनेंट्स। तो दो सॉल्यूशंस विच कंटेन 3 कंपोनेंट्स आर कॉल्ड टर्नरी सॉल्यूशंस। डबल इंट का नाम लिखिए, दो सॉल्यूशंस विच कंटेन, डबल इंट का नाम लिखिए, दो सॉल्यूशंस which contain, दो solutions which contain 3 components, 3 components are known as, दो solutions which compound 3 components are known as ternary solution, TERNARY, टर्नरी सॉल्यूशंस। ऐसे सॉल्यूशन क्या कहलाते हैं, टर्नरी सॉल्यूशन। कितने कंपोनेंट की आवश्यकता होती है टर्नरी कहने के लिए? 3 कंपोनेंट की आवश्यकता होती है। फॉर एग्जाम्पल इसका है एथिल एल्कोहल, इसका एग्जाम्पल एथिल एल्कोहल प्लस वाटर
प्लस एसिटिक एसिड, ACETIC एसिटिक एसिड। कितने कंपोनेंट हैं भाई? एक कंपोनेंट, दूसरा कंपोनेंट, तीसरा कंपोनेंट, 3 कंपोनेंट हैं। तो इसका मतलब कि यह जो, ऐसे आप भी सर्किल कर लीजिएगा, इसका मतलब कि इट इज एग्जाम्पल ऑफ टर्नरी सॉल्यूशन, इट इज एग्जाम्पल ऑफ TERNARY, इट इज एग्जाम्पल ऑफ टर्नरी सॉल्यूशन। तो चलिए बताइए, एथिल एल्कोहल का फार्मूला भूलिएगा नहीं भाई, जो हमारे बच्चे जिनको ना आता वो लिख लें, एथिल एल्कोहल या एथिनॉल, एथिल एल्कोहल C2H5OH, इसी को एथेनॉल कहा जाता है। फार्मूला लिखते चलिएगा साइड में। तो इसका फार्मूला बताइए, C2H5 और क्या OH। वाटर का फार्मूला बताइए H2O, प्लस एसिटिक एसिड का फार्मूला बताइए CH3COOH। एसिटिक एसिड ACETIC, एसिटिक एसिड का फार्मूला भाई बता दें CH3COOH। इसी को हम क्या कहते हैं? विनेगर ना, इसी को हम क्या कहते हैं? विनेगर, VINEGAR। और इसी को हम क्या कहते हैं, जो हमारे हिंदी माध्यम के बच्चे, सिरका। देखिए भाई मुंह में पानी आ गया सिरके का नाम लेते हुए, सिरका। एसिटिक एसिड इज नोन एज द विनेगर, सिरका। तो एथिल एल्कोहल और इधर क्या है? वाटर, और ये क्या है? एसिटिक एसिड। कितने कंपोनेंट हैं? 3 कंपोनेंट हैं। तो ऐसे सॉल्यूशन जिसमें 3 कंपोनेंट हों उसको हम टर्नरी सॉल्यूशन कहेंगे। और अब हेडिंग डाल दीजिए एक्वस सॉल्यूशन। अब हेडिंग डाल दीजिए एक्वस, इसके नाम से स्पष्ट, एक्वा, एक्वा माने वाटर। हेडिंग डाल दीजिए एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन। हेडिंग डालिए एक्वस, एक्वस सॉल्यूशन, SOLUTION, एक्वस सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन? एक्वस सॉल्यूशन। तो भाई इसके नाम से स्पष्ट है एक्वा। देखिए एक्वस का अगर हम 3 अक्षर ले लें तो एक्वा, एक्वा माने क्या होता है? एक्वा माने होता है वाटर, एक्वा माने वाटर। एक्वस सॉल्यूशन माने जो जलीय विलयन है भाई, जो हमारी हिंदी माध्यम से जुड़े हुए बच्चे हैं वो घबराए नहीं, एक्वस जलीय विलयन, एक्वा माने वाटर। मतलब व्हेन सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन द वाटर देन इट इज नोन एज द एक्वस सॉल्यूशन। अगर कोई सॉल्यूट है तो भाई देखिए ये हमारे पास सॉल्यूट है, ये देखिए, ये यहाँ पे फिगर भी बना सकते हैं आप, यहाँ पे आप फिगर बना लीजिए, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ना कोई रोक टोक है, यहाँ पे बना लीजिए इसे। और यहाँ पर आप भर लीजिए क्या, स्पेसिफाई कर दीजिए वाटर, यहाँ पर क्या कर दीजिए वाटर, ये स्पेसिफाई कर दीजिए SPECIFY, स्पेसिफाई कर दीजिए इसको। और इसमें डिजॉल्व क्या करेंगे, इसमें क्या डिजॉल्व करेंगे बोलिए, इसमें डिजॉल्व करेंगे किसको, इसमें डिजॉल्व करेंगे शुगर को। किसको डिजॉल्व करेंगे, शुगर को। तो ये क्या कहलाएगा, एक्वस सॉल्यूशन। तो व्हेन, और यही क्या है, शुगर क्या है, शुगर है सॉल्यूट, लेसर अमाउंट में होगा ना, तो हम लिख सकते हैं डबल एंड कामा में व्हेन सॉल्यूट, व्हेन सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड, DISSOLVED, when solute is dissolved in water then solution is known as aqueous solution, aqueous solution तो भाई एक्वस सॉल्यूशन आपके सामने है कि यहाँ पर सॉल्वेंट क्या होना चाहिए, ये सॉल्वेंट क्या होना चाहिए, मस्ट बी, सॉल्वेंट मस्ट बी वाटर। नोट कर लीजिएगा ऐसे जैसे मैंने लिखा है, सॉल्वेंट मस्ट बी वाटर। एक्वस सॉल्यूशन के लिए सॉल्वेंट पानी का होना आवश्यक है। इसके एग्जाम्पल बताएं और बताएं, एग्जाम्पल इसके बताएं। एग्जाम्पल नंबर 1, आपने शुगर इन वाटर कहा, शुगर प्लस वाटर। दूसरा एग्जाम्पल बताइए भाई, एथिल एल्कोहल को पानी में घोल देना, तो एथिल एल्कोहल इन वाटर। एथिल एल्कोहल का फार्मूला मैंने लिख दिया है, एथिल एल्कोहल प्लस वाटर। और कुछ
साल्ट इन वाटर, तीसरे नंबर पे नमक, NaCl, सोडियम क्लोराइड को आप डिजॉल्व कर दीजिए, NaCl प्लस H2O, NaCl प्लस H2O। तो इस तरीके से हम लोगों ने पढ़ा कि किसी भी सॉल्यूशन को बनाते समय अगर सॉल्यूट को ऐसे सॉल्वेंट में डिजॉल्व किया जाए जिसमें सॉल्वेंट वाटर हो तो ऐसा सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन कहलाता है। और अब इसी का साथी है एक्वस। तो दूसरा बच्चा कह रहा है कि सर वो नॉन एक्वस क्या होता है? क्या नॉन एक्वस? एक्वस हमने बताया तो नॉन एक्वस। तो दूसरा बच्चा उसके बगल में बैठा कह रहा है तुम नहीं जानते हो, सर ने बताया ना कि एक्वस का मतलब जिसमें पानी हो, जिसका सॉल्वेंट वाटर हो, नॉन एक्वस में जिसमें सॉल्वेंट वाटर ना हो, कोई और हो। कह रहा अच्छा तुम बहुत विद्वान हो, मत बोलो। कह रहे नहीं मैं सही बोल रहा हूँ। बात मेरे पास आई, हमसे बच्चे ने कहा कि सर क्या मैं सही बोल रहा हूँ कि यदि सॉल्यूट को ऐसे सॉल्वेंट में डिजॉल्व किया जाए जिसमें वाटर सॉल्वेंट ना हो, उसके अलावा कोई और हो, जैसे बेंजीन हो, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड हो, जैसे एथिल अल्कोहल हो, उसमें डिजॉल्व किया जाए, मतलब वाटर के अलावा कोई सॉल्वेंट प्रेजेंट हो, वाटर के अलावा कोई भी सॉल्वेंट हो, तो हम कहेंगे नॉन एक्वस। नॉन एक्वस मतलब वाटर के अलावा, इन स्पाइट ऑफ वाटर। तो व्हेन सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन सॉल्वेंट अदर देन वाटर, तो हेडिंग डाल दीजिए नॉन एक्वस सॉल्वेंट, हेडिंग डाल दीजिए नॉन एक्वस सॉल्यूशन, हेडिंग डालिए नॉन एक्वस, हेडिंग डालिए नॉन एक्वस सॉल्यूशन। नॉन एक्वस मतलब कि व्हेन, जब जिसमें जो सॉल्वेंट है वो क्या हो, नॉट वाटर। तो यहां पर आप बना सकते हैं फिगर, बाद में हम लिख लेंगे। ये फिगर बना लिया और यहां पर सॉल्वेंट, और यहां पर हम क्या डिजॉल्व कर रहे हैं, सॉल्यूट, SOLUT, और यहां पर क्या है, सॉल्वेंट बट नॉट वाटर, बट नॉट वाटर, यहां पानी ना हो, बट नॉट वाटर। तो आप लिख सकते हैं ना कि व्हेन सॉल्यूट इज डिजॉल्व, व्हेन सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन ए सॉल्वेंट अदर देन वाटर इज कॉल्ड, व्हेन, डबल का वन लिखिए, व्हेन ए सॉल्यूट is dissolved, when a solute is dissolved in a solvent other than water, when a solute is dissolved in a solvent other than water, then it is known as, then it is known as non-aqueous solution, then it is known as non-aqueous solution, non-aqueous solution। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर आयोडीन डिजॉल्व्ड इन एथिल एल्कोहल, आयोडीन डिजॉल्व्ड इन एल्कोहल। एग्जाम्पल आप इसका लिख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। आयोडीन I2 dissolved in ethyl alcohol, I2 dissolved in ethyl alcohol, AlCOHOL, I2 dissolved in ethyl alcohol। मतलब कहने का ये है कि ये मिक्सचर अगर आपको दिखे I2 प्लस CH3 CH2OH, तो ये बताइए भाई इसमें सॉल्वेंट कौन हुआ, इसमें एथिल अल्कोहल सॉल्वेंट हुआ ना। एथिल अल्कोहल क्या है, सॉल्वेंट। आयोडीन को उसमें डिजॉल्व किया गया, तो ये क्या है, सॉल्वेंट। तो क्या सॉल्वेंट यहाँ वाटर है? नहीं सर, सॉल्वेंट वाटर नहीं है, ये वाटर के अलावा सॉल्वेंट है। तो हम कहेंगे कि यह सॉल्यूशन नॉन एक्वस है। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूं कि ये जो मिक्सचर है I2 प्लस एथिल अल्कोहल, ये कहलाता है टिंचर ऑफ आयोडीन। क्या कहलाता है? टिंचर, TINCTURE, टिंचर ऑफ आयोडीन। कई बार जेईई में और नीट में पूछा गया टिंचर ऑफ आयोडीन। तो आपका जो फार्मूला वाली किताब है या फार्मूला वाला पन्ना है, उसमें आप ये फार्मूला लिख लीजिए, टिंचर ऑफ आयोडीन, TINCTURE, टिंचर ऑफ आयोडीन। ये फार्मूला अलग वाली कॉपी में लिखना है। और ये क्या है, I2 प्लस
CH3CH2OH, CH3CH2OH, I2 और क्या है CH3CH2OH, टिंचर ऑफ आयोडीन CH3CH2OH। कई बार ये पूछा गया नीट में, इसको अलग से कहीं कॉपी में लिखते चलिए फार्मूले को, नीट और जेई का बहुत अच्छा प्रश्न है। टिंचर ऑफ आयोडीन I2 + CH3CH2OH। तो नॉन एक्वस सॉल्वेंट के लिए हम क्या क्या सॉल्वेंट यूज कर सकते हैं? तो भाई हमने कहा कि अगर सल्यूट को एक ऐसे सॉल्वेंट में डिजॉल्व किया जाए जिसमें सॉल्वेंट वाटर ना हो, इसके अलावा कोई हो, तो हम नोट करके लिख सकते हैं ना, नीचे लिख सकते हैं या नोट करके लिख सकते हैं फॉर नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो फॉर नॉन एक्वस सॉल्यूशन नोट करके लिखिए, फॉर नॉन एक्वस सॉल्यूशन, फॉर नॉन एक्वस सॉल्यूशन द सॉल्वेंट्स, फॉर नॉन एक्वस सॉल्यूशन द सॉल्वेंट्स यूज आर कौन कौन से हैं? फर्स्ट पॉइंट एथिल एल्कोहल ले लीजिए, एथिल एल्कोहल। सेकेंड नंबर पे क्लोरोफार्म ले लीजिए, जिसको कि CHCl3 कहते हैं। तो देखिए एक फार्मूला आपको और मिल गया, CHALOROFORO, क्लोरोफार्म का फार्मूला CHCl3। इसी तरीके से आप ब्रोमोफार्म भी लिख सकते हैं, BROMO, ये ब्रोमोफार्म को क्या लिख सकते हैं? CHBr3। आयोडोफार्म भी आप ऐसे लिख सकते हैं, आयोडोफार्म = CHI3। ऐसे फार्मूलों की एक लिस्ट बनाते चलिए अलग से कॉपी में, या अलग से कोई पन्ना बना लीजिए, एक छोटी सी डिक्शनरी बना जिसमें लिखते चलिए। तो पहला एथिल एल्कोहल, सॉल्वेंट कौन कौन से सॉल्वेंट आप रख सकते हैं? एथिल एल्कोहल, दूसरे नंबर पे क्लोरोफार्म, और तीसरे नंबर पे आप लिख सकते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, CAR, कार्बन टेट्राक्लोराइड, CHELORID, कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4, कार्बन। ये सारे सॉल्वेंट ऐसे, और भी सॉल्वेंट है। आप बेंजीन ले लीजिए, नेक्स्ट बेंजीन। तो ये सारे जितने भी सॉल्वेंट हैं, ये सब सॉल्वेंट ऐसे हैं कि जो नॉन एक्वस सॉल्वेंट कहलाते हैं। अगर आपको नॉन एक्वस सॉल्यूशन बनाना है तो इसको आप यूज कर सकते हैं। और अब हेडिंग डाल दीजिए लिक्विड सॉल्यूशन, छोटी सी हेडिंग डाल दीजिए लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, छोटी हेडिंग डाल दीजिए लिक्विड सॉल्यूशन, LIQUID, लिक्विड सॉल्यूशन। तो देखिए भाई इसके नाम से स्पष्ट है कि इसमें जो कंपोनेंट होंगे, सल्यूट भी लिक्विड होगा, सल्यूट नाम से स्पष्ट है, सल्यूट क्या होगा? लिक्विड होगा। सॉल्वेंट क्या होगा इसका? लिक्विड होगा। सल्यूट लिक्विड होगा, सॉल्वेंट लिक्विड होगा। तो ये लिक्विड सॉल्यूशन हो गया। लिक्विड सॉल्यूशन उनके नेचर की बेसिस पर 3 भागों में डिवाइड किया गया। कितने भागों में? 3 भागों में। लिक्विड सॉल्यूशन के कितने पार्ट? 3 पार्ट। पहले नंबर पे ऐसे बना लीजिए आप लोग, फर्स्ट नंबर पे मिक्सेबल लिक्विड्स, मिक्सेबल सॉल्यूशन। पहले नंबर पे मिक्सेबल लिक्विड्स, MISCIBLE, मिक्सेबल सॉल्यूशन या लिक्विड्स। दूसरे नंबर पे इमिसेबल लिक्विड्स, और तीसरे नंबर पे पार्शियली मिक्सेबल लिक्विड्स, PARTIALLY, पार्शियली मिक्सेबल लिक्विड्स, पार्शियली मिक्सेबल लिक्विड्स। तो लिक्विड सॉल्यूशन 3 टाइप के। कितने टाइप के? 3 टाइप के। पहले नंबर पे मिक्सेबल लिक्विड, दूसरे नंबर पे इमिसेबल लिक्विड, और तीसरे नंबर पे पार्शियली मिक्सेबल लिक्विड। तो भाई इसके नाम से स्पष्ट है कि दोज लिक्विड्स विच मिक्स विथ ईच अदर एंड फॉर्म होमोजेनियस मिक्सचर आर कॉल्ड मिक्सेबल लिक्विड्स। तो मिक्सेबल लिक्विड की विशेषता क्या है? मिक्सेबल लिक्विड्स की ऐसे लिक्विड जो एक दूसरे के साथ कंप्लीटली मिक्स हो जाएं और मिक्स होने के बाद होमोजेनियस मिक्सचर बनावें, तो हम क्या कहेंगे? तो बताइए भाई, अगर इसको लिखना हो, मिक्सेबल लिक्विड को लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? मिक्सेबल लिक्विड या मिक्सेबल सॉल्यूशंस, दोज लिक्विड्स
दोज लिक्विड्स, भाई नाम ही स्पष्ट है, इसके नाम से मिक्सेबल, जो कंप्लीटली मिक्स हो जाए। तो दोज लिक्विड्स विच मिक्स विथ ईच अदर, विच मिक्स with each other to form those liquids which mix with each other to form the homogeneous solution, to form the homogeneous solution is known as miscible liquids। मिक्सेबल, ऐसे लिक्विड जो आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाए और मिक्स होने के बाद क्या बना दें, होमोजीनियस मिक्सचर बना दें या होमोजीनियस सॉल्यूशन बना दें। तो दोज लिक्विड्स विच मिक्स विथ ईच अदर टू फॉर्म द होमोजीनियस सॉल्यूशन इज नोन एज मिक्सेबल लिक्विड्स, इज नोन एज मिक्सेबल, MISCIBLE, इज नोन एज मिक्सेबल लिक्विड्स, LIQUIDS, इज नोन एज मिक्सेबल। फॉर एग्जाम्पल, इसका उदाहरण तो अब आप लोग बता सकते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बताइए भाई, दो लिक्विड ऐसे बता दीजिए जो मिक्स हो जाए। एथिल एल्कोहल को पानी में डिजॉल्व कर दीजिए, देखिए लोग मुस्कुरा रहे हैं भाई, एथिल एल्कोहल माने इथेनॉल, एल्कोहल इन वाटर, एल्कोहल को वाटर में डिजॉल्व कर दिया जाए ना, तो पहला एग्जाम्पल इसका है एथिल एल्कोहल AlCO प्लस वाटर, एथिल एल्कोहल प्लस वाटर, एथिल एल्कोहल और वाटर, इनका जो मिक्सचर होता है दैट इज नोन एज द मिक्सेबल लिक्विड्स। अब तीसरे नंबर पे आया इमिसेबल लिक्विड। इमिसेबल लिक्विड क्या होते हैं कि दोज लिक्विड डू नॉट मिक्स विथ ईच अदर आर कॉल्ड, डू नॉट मिक्स विथ ईच अदर। इमिसेबल लिक्विड क्या होते हैं, डू नॉट मिक्स विथ ईच अदर, जो एक दूसरे के साथ में मिक्स ना हो, डू नॉट मिक्स विथ ईच अदर, आर नोन एज इमिसेबल लिक्विड्स, आर नोन एज इमिसेबल लिक्विड्स, आर नोन एज इमिसेबल लिक्विड्स, आर नोन एज इमिसेबल लिक्विड्स। तो एग्जाम्पल इसका बहुत रिनाउंड एग्जाम्पल है, अगर आप तेल को पानी में डालें तो क्या वो मिक्स हो जाता है? नहीं सर, वो मिक्स नहीं होता, तेल ऊपर तैरता रहता है, उसकी डेंसिटी कम होती है वाटर से, इसीलिए वो मिक्स नहीं होता है, वो ऊपर तैरता रहता है। तो ऑयल इन वाटर, ऑयल इन वाटर मतलब पानी को अगर हम डिजॉल्व करें वाटर में तो वो घुलता नहीं है, दोनों लेयर अलग अलग दिखती रहती हैं, तो इसका मतलब कि ये मिक्सेबल लिक्विड्स है। और तीसरे नंबर पर पार्शियली मिक्सेबल लिक्विड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, पार्शियली मिक्सेबल लिक्विड, तो ऐसे लिक्विड जिनका नेचर ना तो कंप्लीटली एक दूसरे की तरह हो, ना तो कंप्लीटली एक दूसरे से डिफरेंट हो। मतलब कि ऐसे लिक्विड, मान लीजिए कि इस एक लिक्विड 1 है, ये लिक्विड नंबर 1 है, ये लिक्विड नंबर 2 है, ये लिक्विड नंबर 2 है, दोनों को हमको डिजॉल्व करना है। तो ये कहते हैं कि इसका नेचर और इसका नेचर, ना तो पहला पॉइंट, द नेचर ऑफ बोथ लिक्विड्स आर नॉट कंप्लीटली आइडेंटिफाई, मतलब कि दोनों का जो नेचर है वो एक जैसा ना हो। द नेचर ऑफ बोथ लिक्विड्स आर नॉट सिमिलर, द नेचर ऑफ बोथ लिक्विड्स आर नॉट सिमिलर, नेचर इज नॉट कंप्लीटली सिमिलर। पहले नंबर पे पार्शियली मिक्सेबल लिक्विड बनते कैसे हैं कि इफ टू लिक्विड्स हैव देयर नेचर नॉट सिमिलर, और दूसरे नंबर पर उनका ना तो कंप्लीटली डिफरेंट हो। तो ऐसे लिक्विड जिनके नेचर एक दूसरे के साथ ना तो कंप्लीटली सेम हो और ना तो डिफरेंट हो, तो ऐसे मिक्सेबल लिक्विड्स को हम कहेंगे, ऐसे अगर लिक्विड एक दूसरे के साथ मिक्स होंगे तो उनको हम कहेंगे पार्शियली मिक्सेबल लिक्विड। तो देखिए भाई, पहले नंबर पे लिक्विड 1 लिया, दूसरे लिक्विड 2 लिया, कि अगर इन दोनों की विशेषता क्या है कि बोथ द नेचर ऑफ बोथ द नेचर ऑफ बोथ लिक्विड्स
the nature of both liquids is not completely similar, is not completely similar and not completely different, and also not completely different, and also not completely different, different, then the solution is known as, solution कैसे, और सॉल्यूशन में मिलेंगे क्या, लिक्विड 1 एंड लिक्विड 2 ना, लिक्विड 1 प्लस लिक्विड 2, लिक्विड 1 और लिक्विड 2, द नेचर ऑफ बोथ लिक्विड्स, if the nature of both liquids is not completely similar and also not complete, if यहाँ पे लिखिए, if the nature of both liquids is not completely similar and also not completely different, then the solution मतलब liquid solution is known as partially miscible solution, partially PARTIALLY, partially miscible, MISCIBLE, partially miscible solution, जैसे ईथर और वाटर, इसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है भाई। एग्जाम्पल नंबर 1, ईथर प्लस वाटर, इसका एग्जाम्पल ईथर का बताइए भाई, फार्मूला, ईथर का जनरल फार्मूला ROR या ROR डैश, अगर दोनों सेम हो गए तो सिमेट्रिकल, अगर दोनों डिफरेंट हो गए तो अनसिमेट्रिकल। ईथर प्लस वाटर, दूसरा एग्जाम्पल सेकेंड नंबर पे फिनाल प्लस वाटर, PHENOL, फिनाल प्लस वाटर। फिनाल और वाटर एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते हैं। ईथर और वाटर दोनों का नेचर ना तो कंप्लीटली एक जैसा है ना तो कंप्लीटली डिफरेंट है, दोनों के बीच की स्थिति, इसीलिए कह रहे हैं कि पार्शियली मिक्सेबल, आंशिक रूप से मिल जाते हैं। ना तो अगर ये इन दोनों का नेचर, अगर दोनों पोलर होते तब तो दोनों डिजॉल्व हो जाते, दोनों एक पोलर होता दूसरा नॉन पोलर होता तो इमिसेबल हो जाते। ना तो दोनों पोलर है ना तो दोनों एग्जैक्ट नॉन पोलर हैं, तो दोनों के बीच की जो डिफरेंस है ना तो बेचारे एक जैसे हैं ना तो अलग अलग हैं, इसीलिए इनके द्वारा जो सोल्यूशन बना वो पार्शियली मिक्सेबल लिक्विड बना। तो अब फिनाल एक केमिकल आपके सामने, फिनाल का जो फार्मूला है बेंजीन रिंग के ऊपर OH, बेंजीन रिंग के ऊपर OH। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि लिक्विड सोल्यूशन कितने टाइप के, लिक्विड सोल्यूशन 3 टाइप के। पहले नंबर पे मिक्सेबल लिक्विड, दूसरे नंबर पे इमिक्सेबल लिक्विड, तीसरे नंबर पे पार्शियली मिक्सेबल लिक्विड। मिक्सेबल लिक्विड वो होते हैं कि जिसमें दोनों कंपोनेंट का नेचर एक जैसा है। मिक्सेबल लिक्विड कैसे हैं कि इमिक्सेबल लिक्विड की विशेषता क्या होती है, बोथ कंपोनेंट्स हैव सेम नेचर, बोथ मतलब एक पोलर है तो दूसरा पोलर, एक नॉन पोलर है तो दूसरा नॉन पोलर, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, बोथ कंपोनेंट्स हैव सिमिलर नेचर, NATURE, बोथ कंपोनेंट्स हैव सिमिलर नेचर। इमिक्सेबल लिक्विड का मतलब कि दोनों का नेचर सेम ना हो, बोथ कंपोनेंट्स हैव डिसिमिलर नेचर, बोथ कंपोनेंट्स नोट कर लीजिएगा, both components have dissimilar nature, both components have dissimilar nature। अब पार्शियल में तो मैंने बता दिया कि दोनों कंपोनेंट ना तो एग्जैक्टली सेम नेचर के हों ना तो एग्जैक्टली डिफरेंट नेचर के हों, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम पार्शियली मिक्सेबल लिक्विड कहेंगे। और अब हेडिंग डाल दीजिए एलॉयज। एलॉयज क्या है, ALLOYS, एलॉयज का मतलब कि सॉलिड सॉल्यूशंस ऑफ 2 और मोर मेटल्स,
तो मैंने एक्वस सोल्यूशन बता दिया है आपको। एक्वस सोल्यूशन का मतलब कोई भी सोल्यूट जब वाटर में डिजॉल्व किया जाए जिसमें सॉल्वेंट वाटर हो, स्पेसिफाई कर दिया जाए, तो हम कहेंगे कि यह एक्वस सोल्यूशन है। और अब हेडिंग डाल दीजिए एलओएस, ALLOYS, ALLOYS, एलओएस। एलओएस क्या होते हैं? जैसे आपने ब्रॉन्ज एलॉय पढ़ा है, आपने ब्रॉस एलॉय पढ़ा है, आपने जर्मन सिल्वर पढ़ा है, तो सॉलिड सॉल्यूशंस ऑफ 2 और मोर मेटल्स, अगर हम जैसे कापर, एलॉयस क्या है? कापर और जिंक को मिला दें, एक मेटल ये है, दूसरा मेटल ये है, अगर हम कापर और टिन को मिला दें तो ये जो कहलाते हैं, यही सब क्या हैं? एलॉय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एलॉय। तो सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स, एक लाइन में लिख लें डॉट कॉमा में, सॉलिड सॉल्यूशंस ऑफ 2 or more components, solid solutions of 2 or more components, solid solutions of 2 or more components is known as alloys. Solid solution of 2 or more components is known as alloy, तो लिखा सॉलिड, लिखा कि नहीं हम लोगों ने? सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स, और कंपोनेंट में क्या है? मेटल। कंपोनेंट्स में कौन लेंगे? मेटल्स। यही स्टार बना के लिखिए, वन ऑफ देम कंपोनेंट मस्ट मे बी नॉन मेटल। तो वन ऑफ देम कैन बी ए नॉन मेटल। जैसे आपने यहाँ पर दोनों मेटल ले लिया, एक नॉन मेटल भी हो सकता है। वन ऑफ देम, one of the component can be non-metal, वो नॉन मेटल हो सकता है। one of the component can be non-metal, वो नॉन मेटल हो सकता है। क्या हो सकता है? नॉन मेटल हो सकता है। तो इस तरीके से ध्यान रखिए भाई कि एलॉयस क्या होते हैं। तो एलॉय 2 या 2 से अधिक मेटल का जो मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स इज नोन एज द एलॉयस। एलॉय में एग्जाम्पल, जैसे ब्रास एलॉय, एग्जाम्पल 2 मेटल ले लीजिए, यहाँ पर हमने लिखा है एग्जाम्पल Cu प्लस Zn, इसको हम कहेंगे ब्रास। इंपॉर्टेंट है भाई नीट के लिए, ब्रास। और Cu प्लस Sn को लिखेंगे ब्रांज। क्या लिखेंगे? ब्रांच। याद करने की टेक्निक देखिए, जहाँ पर जेड है, जेड ना, वहाँ पर हम एस एन लेंगे, और जहाँ पर एस है वहाँ पर हम जेड एन लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जहाँ आपने फार्मूला लिखा है, फार्मूले वाली जो लिस्ट है उसमें लिख लीजिए ब्रास, BRASS, Cu प्लस जेड एन, ब्रांच Cu प्लस एस एन। तो इस तरीके से हम लोगों ने पढ़ा एलॉय क्या है। जब 2 या 2 से अधिक मेटल को एक दूसरे के साथ मिक्स किया जाए तो हम कहेंगे एलॉय। द सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ 2 और मोर मेटल्स इज नोन एज द एलॉय। 2 या 2 से अधिक मेटल जो भी जानते हैं आप मिला दीजिए, एलॉय कहलाएंगे। एक डिफरेंट कंपोजिशन मिला दीजिए तो एलॉय कहलाएंगे। उनमें से एक नॉन मेटल हो सकता है, लिख दिया मैंने, वन ऑफ देम कंपोनेंट कैन बी नॉन मेटल, वो नॉन मेटल हो सकता है, वन ऑफ देम कैन बी नॉन मेटल। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो डिस्कशन किया, इसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे वो है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। हेडिंग डाल दीजिए, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, मतलब फिजिकल स्टेट की बेसिस पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट की टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, TYPES, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूट और सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट के आधार पर, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के फिजिकल स्टेट के आधार पर, ये देखिए ये हमारे पास सॉल्यूट है, ये क्या है? सॉल्यूट है, और ये क्या है? सॉल्वेंट है। तो इनके फिजिकल स्टेट के आधार पर, इनके फिजिकल स्टेट के आधार पर हम सॉल्यूशन को कई भागों में डिवाइड कर सकते हैं। इसको अगले टर्न पर हम लोग डिस्कस करेंगे, टाइप ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन जो टाइप बना वो किस बेसिस पर बना? फिजिकल स्टेट के डिफरेंस के आधार पर हम सॉल्यूशन को कई भागों में बांटेंगे।
इसको हम अगले टर्म पे डिस्कस करेंगे। लेकिन अपनी लेक्चर को समाप्त करने से पहले हम आज की लेक्चर को रिवाइज कर दें कि आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। तो देखिए भाई, आज हम लोगों ने जब अपना लेक्चर स्टार्ट किया तो हम लोगों ने बताया कि सलूशन क्या है। अपने दैनिक जीवन में हमेशा हम लोग सलूशन बनाते रहते हैं, बिगाड़ते रहते हैं, बनाते रहते हैं, बिगाड़ते रहते हैं। तो सलूशन में मैंने कहा कि जब किसी भी कंपोनेंट को एक प्रॉपर दूसरे सॉल्वेंट में डिजॉल्व किया जाए और उसको काफ़ी अच्छी तरीके से मिक्स किया जाए और होमोजीनियस मिक्सचर बन जाए तो हम कहेंगे कि वो सलूशन है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ जल्दी से कि आज मैंने क्या क्या पढ़ाया। तो देखिए भाई, अगर हम कहें सलूशन क्या है, अगर हम यहाँ पर वाटर ले लें और चीनी को क्या करें, इसमें चीनी को क्या करें, शुगर को क्या करें, हम इसमें डिजॉल्व कर दिए, इसमें डिजॉल्व कर दिए, ये वाटर है। तो जो होमोजीनियस मिक्सचर बना, जो होमोजीनियस मिक्सचर बना, HOMOG, जो होमोजीनियस मिक्सचर बना, दैट होमोजीनियस मिक्सचर इज नोन एज द सॉल्यूशन। फिर मैंने आपको बताया कि ये जो कंपोनेंट आप मिला रहे हो प्रॉपर सॉल्वेंट में, वो एक दूसरे के साथ रिएक्शन नहीं करना चाहिए। तो ए सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more नॉन रिएक्टिंग केमिकल्स, केमिकली नॉन रिएक्टिंग हो। ए होमोजीनियस सॉल्यूशन मतलब ए मिक्सचर ऑफ 2 or more कंपोनेंट्स विच आर नॉन रिएक्टिंग विथ ईच अदर। या एक लाइन में कहना हो कि होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more कंपोनेंट्स इज नोन एज द सॉल्यूशन। फिर मैंने आपको बताया बाइनरी, फिर मैंने आपको डिफाइन किया होमोजीनियस। तो होमोजीनियस में 3 बातें बताई कि सॉल्यूशन के प्रत्येक पॉइंट पर, सॉल्यूशन के प्रत्येक पॉइंट पर फिजिकल प्रॉपर्टी और कंपोजिशन क्या होना चाहिए, सेम। दूसरे नंबर पर मैंने बताया कि इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता। तीसरे नंबर पे बताया कि इनकी जो साइज होनी चाहिए वो 10⁻⁹ डायमीटर की होनी चाहिए। फिर मैंने आपको बताया बाइनरी सॉल्यूशन क्या है। बाइनरी सॉल्यूशन में हमने ये बताया कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कितने कंपोनेंट हो, 2 कंपोनेंट हो। जैसे शुगर को आप चीनी में डिजॉल्व कर दीजिए, जैसे शुगर है, शुगर को आप वाटर में डिजॉल्व कर दीजिए, साल्ट को वाटर में डिजॉल्व कर दीजिए, एथिल अल्कोहल को वाटर में डिजॉल्व करिए, बाइनरी। ऐसा कंपोनेंट, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें 3 कंपोनेंट हो, उसको हम टर्नरी कहेंगे। फिर उसके बाद हमने सल्यूट को बताया। सल्यूट क्या होता है, बहुत हार्ड और फास्ट इसका डिफिनीशन नहीं है, बहुत रूल नहीं है, बस ये कहा जाता है कि सॉल्यूशन बनाते समय आप जो कंपोनेंट लेसर अमाउंट में लेंगे वो सल्यूट है, जो कंपोनेंट लार्जर अमाउंट में लेंगे वो सॉल्वेंट है, जो लार्जर अमाउंट में लेंगे वो सॉल्वेंट है, जो लेसर अमाउंट में लेंगे वो सल्यूट है। फिर मैंने आपको बताया टर्नरी जिसमें 3 कंपोनेंट हो। फिर मैंने एक्वस सॉल्यूशन बताया। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब जिसमें सॉल्वेंट को स्पेसिफाई कर दिया जाए कि वाटर ही है, दैट इज वाटर, ये वाटर ही है, तो हम कहेंगे एक्वस। जैसे चीनी को अगर हम पानी में डिजॉल्व करें, साल्ट को हम पानी में डिजॉल्व करें, एथिल अल्कोहल को पानी में डिजॉल्व करें, तो वो कहलाएगा कि एक्वस सॉल्यूशन। दूसरा बच्चा कह रहा है सर नॉन एक्वस, तो दूसरा बच्चे ने बताया कि अरे भाई जिसमें पानी सॉल्वेंट ना हो, एथिल अल्कोहल हो, बेंजीन हो, ईथर हो और कार्बन टेट्राक्लोराइड हो, क्लोरोफार्म हो, ये सब नॉन एक्वस सॉल्वेंट कहलाएंगे। और नॉन एक्वस सॉल्वेंट में जब सॉल्यूट डिजॉल्व करके सॉल्यूशन बनाया जाएगा तो हम कहेंगे नॉन एक्वस सॉल्यूशन। फिर उसके बाद हमने आपको बताया कि लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन 3 टाइप के हैं, उनके नेचर की बेसिस पर। पहले नंबर पे मिक्सेबल, जो जिनका नेचर एक जैसा हो, कंप्लीटली मिक्स हो जाएंगे। दूसरे नंबर पर जिनका नेचर डिफरेंट, एक पोलर हो तो दूसरा नॉन पोलर हो, जैसे आयल और वाटर, तो एक दूसरे में मिक्स नहीं होंगे। तीसरे नंबर पे मैंने बताया पार्शियली मिक्सेबल, मतलब ना तो उनका नेचर कंप्लीटली सिमिलर हो, नाइदर देयर नेचर इज कंप्लीटली सिमिलर नॉर कंप्लीटली डिफरेंट, उनका नेचर ना तो एक जैसा हो ना तो डिफरेंट हो, तो हम कहेंगे पार्शियली मिक्सेबल लिक्विड। उसका एग्जाम्पल भी मैंने बताया कि ईथर और वाटर ले लीजिए, फिनाल और वाटर ले लीजिए। तो इस तरीके से फिर मैंने एलॉय बताया। हमने एलॉय बताया कि 2 या 2 से अधिक मेटल का जो मिक्सचर होता है, when 2 or more metals are mixed with each other in a proper ratio then it is known as एलॉय। लेकिन मैंने नोट करके लिखवाया कि उनमें से एक कंपोनेंट नॉन मेटल हो सकता है, जैसे ब्रास है, ब्रांज है, और ये नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसको हम ब्रास कहेंगे, किसको हम ब्रांज कहेंगे। तो ब्रास में टेक्निक देखिए, ब्रास में एस आया है तो हमने जेड लगा दिया, और जहाँ जेड आया है वहाँ हमने एस एन लगा दिया, टिन।
तो अगर कोई आपसे पूछे मैं तो भूल जाता था भाई, ऐसे याद रखता था, जैसे 4 ऑप्शन देता था और कहता था निम्नलिखित में से ब्रास कौन है, तो मैं तो जान जाता था कि कापर तो रहेगा, यस लगा है तो यहाँ जेड आएगा। और जैसे मुझसे पूछता था कोई कि ब्रांज क्या है, तो मैं कापर तो जान ही जाता था, और जेड लगा तो मैं कह देता था उल्टा कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए। इस तरीके से मैं आपको यह परामर्श देता हूँ, एडवाइस देता हूँ कि जितनी भी चीज़ें पढ़ाई गई हैं सोल्यूशन में, आज लेक्चर 1 है, कल हम लेक्चर 2 स्टार्ट करेंगे, इस तरीके से बढ़ता जाएगा। लेकिन आज के लेक्चर को जा करके घर में बैठ कर इत्मीनान से रिवाइज करिएगा, लिख लिख के प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि जब आप लिख के पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री के एक चीज़ें आपके दिमाग में आती हैं और जो गलतियाँ होती हैं वो इम्प्रूव होता है। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि श्रम करिए, परिश्रम करिए, क्योंकि बिना श्रम के कुछ भी साध्य नहीं है। और मैंने बहुत अच्छा श्लोक आप लोगों को हमेशा बताया है, आज मैं फिर बता देता हूँ कि श्रमम बिना न किमपि साध्यम, बिना श्रम के कुछ भी साध्य नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आज इस लेक्चर को समाप्त करता हूँ। अलविदा, नमस्कार।